नेपाल पूरे विश्व में प्राकृतिक शोभा एवं धार्मिक भावना का धरोहर है। भारत अपने अनेकताओं में एकता और गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया में जाने जाती है। इंडो नेपाल पॉडकास्ट के जरिए हम दोनों देश के बीच में मैत्री, एकता, संस्कृति, रहन सहन, खाना पीना और धार्मिक आस्था की समानता और अलौकिक अनजाने विषयों के लेकर आएंगे। आज के गेस्ट है श्री विरंची नारायण, जो एक अध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक और इतिहास के जानकार है। नमस्कार विरांची जी, पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इंडो नेपाल पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसा आपसे जानना चाहेंगे जो आज तक लोगों को पता नहीं है तो आधा अधूरा है। मेरा पहला प्रश्न है, कोई ऐसी बात बताइए जो नेपाल को पूरी दुनिया में यूनिक बनाती है। नेपाल का क्या खासियत है, अनोखी पहचान क्या है? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे ये इंडो नेपाल पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि जो नेपाल है, नेपाल पूरे विश्व में नेपाल के साथ यूनिक चीज क्या है, क्या ऐसा स्पेशलिटी है नेपाल के साथ दैट मेक्स नेपाल ए यूनिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका जो पहला पॉइंट है, मैं आपको कहूंगा, नेपाल कई मामलों में अव्वल है। इट हैज ए यूनिक आइडेंटिटी अराउंड द ग्लोब। उसका पहला पॉइंट है कि नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना, यानी कि नो फॉरेन पावर रूल्ड नेपाल एवर। ना अंग्रेजों का रहा, ना किसी और का रहा। ये जो तथ्य है नेपाल को विश्व इतिहास में यूनिक और गौरवशाली स्थान देता है। आप एग्जाम्पल देखिए, आप इंडिया में मुगल भी आए, इंडिया में ब्रिटिश भी आए, इंडिया में पुर्तगालीज भी आए, इंडिया में फ्रेंच भी आए, बट नेपाल एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि एकमात्र देश है जहां पे कहीं पे भी कभी फॉरेन रूल नहीं रहा। नेपाल किसी भी देश के अधीन में कभी शासित नहीं हुआ। ये तो यूनिकनेस है ही ना। दिस इज द ओनली कंट्री विच हैज नेवर बीन रूल्ड बाय एनी फॉरेन पावर। दैट मेक्स नेपाल ए यूनिक कंट्री। और दूसरा जो पॉइंट है जो नेपाल को यूनिक बनाता है, स्पेशल बनाता है पूरी दुनिया में, वो है नेपाल की राष्ट्रध्वज, यानी कि नेशनल फ्लैग। ना ये आयताकार है ना वर्गाकार है। इट इज नाइदर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल्स। नेपाल की जो राष्ट्रीय झंडा है, आप देखेंगे वो दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, एक के नीचे एक, जो कि दो हिमालय की दो चोटियों का प्रतीक माने जाते हैं। दैट मीन्स दीज टू फ्लैग्स आर रिप्रेजेंटिंग टू द टू पीक्स ऑफ हिमालय। हिमालय का पवित्र दो चोटियों को दर्शाते हैं। दुनिया में किसी भी देश का जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो इस शेप का नहीं है। दैट इज मेकिंग नेपाल ए यूनिक कंट्री अराउंड द ग्लोब, अराउंड द यूनिवर्स। तीसरे पॉइंट जो नेपाल को यूनिक बनाता है वो है भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ गौतम। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में पवित्र माटी लुम्बिनी में होती है और कहीं नहीं हुई। और बौद्ध धर्म को मानने वाले इस दुनिया में आज की डेट में, आज की तारीख में 50 करोड़ लोग हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। पर देखिए कॉम्बिनेशन कैसा है कि वहां भगवान बुद्ध की, यानी कि सिद्धार्थ गौतम की जन्म होती है नेपाल में। और जब वो भारत में आते हैं और भारत में उनकी, देखिए, जब भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो बिहार की बोध ज्ञान में प्राप्त करते हैं, बोधि ट्री के नीचे। और जब पहला सरमन देते हैं, यानी कि अपने शिष्यों को या तो भिक्षुओं को जो पहला उपदेश देते हैं, वो सारनाथ में देते हैं। और जब शरीर छोड़ते हैं यानी कि महानिर्वाण को प्राप्त करते हैं, महाप्राणायाम को प्राप्त करते हैं, वो कुशीनगर में। और दोनों देशों के बीच में रिलेशन देखिए कि जन्म उनकी नेपाल में, पवित्र माटी लुम्बिनी में, और सारे काम उनका भारत की देश में, भारत में। एक तो यूनिक बनाया कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल में, और
दोनों देशों में ये संपर्क कैसा जुड़ा देखिए, जैसे भगवान पशुपतिनाथ के जरिए से जुड़ा हुआ है, वैसे ही सिद्धार्थ गौतम के थ्रू, भगवान बुद्ध के थ्रू भी ये अनूठा रिश्ता बना है भारत और नेपाल के बीच में। और नेपाल को यूनिक बनाने में ये तीसरा पॉइंट है। आप इसको देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए, आप इतिहास के जानकारों से पूछिए, या तो आज से 2500 पहले जब भगवान बुद्ध थे उसी टाइम का भी आप पूरा खबर को छानबीन कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। तो ये तीनों चीजें नेपाल को पूरी दुनिया में अव्वल, यूनिक, विशेष बनाते हैं। वेरी स्पेशल आइडेंटिटी फॉर नेपाल। वन इज इट वॉज नेवर रूल्ड बाय एन फॉरेन कंट्री, किसी विदेशी शक्तियों के द्वारा या शक्ति के द्वारा नेपाल कभी शासित नहीं हुआ। सेकंड इज द यूनिकनेस ऑफ द नेपाल्स नेशनल फ्लैग, उनकी जो राष्ट्र ध्वज है दुनिया से हटके अनोखी है। और भगवान बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। दिस 3 पॉइंट्स मेक नेपाल ए स्पेशल कंट्री। इतनी साधारण नहीं, असाधारण बनाते हैं उनको विश्व में, एक अलग से विश्व धरोहर में, विश्व इतिहास में पहचान देते हैं नेपाल को। दैट इज द ब्यूटीफुल कंट्री इन दिस यूनिवर्स। देवों के देव महादेव, शिव के सर्वोत्तम अवतार पशुपतिनाथ के धार्मिक महत्व के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए विकास जी, भारत और नेपाल के संपर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भारत और नेपाल दो देश नहीं है, बल्कि एक ही शिव के शरीर के दो अंग है। जब नेपाल में काठमांडू शहर में पशुपतिनाथ के दर्शन होते हैं तो उसी शिव का मस्तक है वो, और जिनकी पीठ केदारनाथ में भारत में विराजमान है, और उन्हीं का पूजा उसी समय यहाँ पे होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात, ये एक रोचक तथ्य है, बताता हूं, ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के मन में गो हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो पांडव भगवान शिव के खोज में निकलते हैं, पर भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, गुस्सा थे वो, और उन्होंने एक बेल का रूप धारण करके स्वयं को भूमि के भीतर छुपा लिया। पर पांडवों ने घोर तपस्या की कि उन्हें मुक्ति लेना चाहिए था, मुक्ति चाहिए था, और तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और 5 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न अंगों के रूप में पुनः प्रकट होते हैं। कैसे? एक पशुपतिनाथ काठमांडू शहर नेपाल में, जहां शिव का दिव्य मस्तक प्रकट हुआ, उनका जो कुवड़ है पीछे वाला, वो पृष्ठभाग केदारनाथ उत्तराखंड में, चेहरा उनका रुद्रनाथ उत्तराखंड में, भुजाएं तुंगनाथ उत्तराखंड में, और नाभि मध्य महेश्वर उत्तराखंड में। देखिए, नेपाल में और भारत के बीच में जो संपर्क है उसमें भगवान पशुपतिनाथ यानी कि भगवान स्वयं शिव कैसे जोड़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर विश्व के, जहां स्वयं भगवान शिव का मस्तक प्रकट हुआ है, यह विश्व के सबसे पवित्र और रहस्यमय शिव मंदिरों में से एक है। और यह भी कहा जाता है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव के शरीर है, और शिव का मस्तक जो है काठमांडू पशुपतिनाथ में है। और पशुपतिनाथ देखिए, सिर हमेशा शरीर से ऊपर होता है, और पशुपतिनाथ मंदिर भी मेन सी लेवल से, समुद्र पतन से 4300 फीट ऊपर है। दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन of the wonderful relationship through Lord Shiva between India and Nepal. नेपाल के सबसे पवित्रतम मंदिर पशुपतिनाथ के पुजारियों का क्या इतिहास है? मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, वहाँ उनकी सिलेक्शन में, उनका चयन में एक सुदीर्घ परंपरा के अनुसार चलता है। कैसे? वो परंपरा यह है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आए वैदिक द्राविड़ ब्राह्मण होते हैं ये पुजारी, और जो दक्षिण भारत स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठम में प्रशिक्षित होते हैं। ऋग्वेद पाठ, पाशुपत योग, शिव आगम, सामवेद में प्रशिक्षण के पश्चात राजगुरु द्वारा वेद और शिव आगम की कठोर परीक्षा लेकर किया जाता है। ऐसे उनका सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं होता। पशुपतिनाथ की दैनिक पूजा 2 वर्गों के पुजारियों द्वारा संपन्न होती है। एक तो जो भट्ट पुजारी जो साउथ इंडिया से आते हैं, जो द्राविड़ ब्राह्मण है और शारदा पीठम से उनकी ट्रेनिंग होती है। जो भट्ट पुजारी है वो दैनिक पूजा संपन्न करते हैं, और शिवलिंग का स्पर्श करना उनका ही अधिकार है। और जो दूसरे पुजारी शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। जो दूसरी पुजारी है वो है भंडारी पुजारी, जो सहायक और मंदिर की देखभाल करते हैं, किंतु शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। यह है वहां का एक अलग सी पहचान। भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए विक्रम संवत का क्या विशेषता है? देखिए विकास जी, जो विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत भी भारत और नेपाल के बीच में ये जो सुंदर सा संपर्क है,
वैदिक संपर्क कहिए, ऐतिहासिक संपर्क कहिए, पंचांग संपर्क कहिए, पौराणिक संपर्क कहिए, भगवान शिव को लिए हुए संपर्क कहिए, भारत में विक्रम संवत चैत्र माह से प्रारंभ होता है और नेपाल में यह राष्ट्रीय पंचांग के रूप में आधिकारिक रूप में मान्य है। नेपाल की जो सरकारी सरकारी कामकाज है वो राष्ट्रीय पंचांग ये विक्रम संवत से ही चलता है। और भारत में भी, भारत ऑफिशियली सरकारी काम पे इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करता है, दिसंबर टू जनवरी, या तो फाइनेंशियल ईयर को कहेंगे तो अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक। पर भारत में भी वैदिक कामों में, भारत में भी सरकारी कामों में, गवर्नमेंट गैजेट पब्लिकेशन में और भारत में जो जो पंचांग चलता है उसमें भी विक्रम संवत की यूज होती है। यानी कि ये दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है विक्रम संवत, जो कि भारत और नेपाल के अलावा पूरे विश्व में किसी और कोई और देशों में इसके व्यवहार नहीं है। तो विक्रम संवत भी भारत और नेपाल के संपर्क को जोड़ने में या पुराने संपर्क को दोहराने में, या तो ये जो गौरवशाली गाथा है इसको उसके लिए एक अनूठा पहचान है। नेपाल के इतिहास के बारे में आपका शोध क्या कहता है? भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है विक्रम सेठ। एक बार विक्रम सेठ नेपाल चाइना से भारत आ रहे थे वापस, और वो काठमांडू के रास्ते भारत आ रहे थे, तो काठमांडू में रुके। तो अपने यात्रा वृतांत यानी कि ट्रैवलॉग जिसका नाम है हेवनली, उसमें एक चैप्टर है काठमांडू। उस काठमांडू में उन्होंने लिखा है कि जब शाही परिवार की एक राजकुमारी पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन करने आई है, यानी कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आई है, तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुकाकर राजकुमारी का सम्मान किया। ये नेपाल के लोगों द्वारा अपने राजा के प्रति जो सम्मान है उसको दर्शाता है। और इसकी अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 9th क्लास की इंग्लिश बुक में एक चैप्टर है काठमांडू, उसको रेफर करिए। दिस शोज द ग्रेट रेस्पेक्ट व्हाट नेपाल पीपल हैव फॉर द किंग एंड द रॉयल फैमिली। अभी नेपाल के लोग पुनः राजशाही व्यवस्था स्थापित होने की अपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि वो राजा को वापस लाना चाहते हैं। मैं उनके प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई असाधारण चीज होता है। आप यूनाइटेड किंग में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, वहां का जो किंग है, किंग चार्ल्स, उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ II थी, शी वाज फंक्शनिंग एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, एंड किंग चार्ल्स भी हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि राष्ट्रपति का ही वो भूमिका निभाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नेपाल में हो जाएगी। नेपाल की राजा अगर फिर वापस आते हैं, ही विल फंक्शन एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर विल फंक्शन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो राष्ट्रपति का दर्जा ही उनको रहेगा। तो मैं इसके लिए नेपाल की जनताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि राजाशाही अगर वो लाना चाहते हैं तो दैट वुड बी ए वेरी गुड स्टेप फॉर द पीपल, as the Nepal people have a great respect for the king. नेपाल के बारे में कुछ पुराण से जुड़ा हुआ रोचक बात बताए। विकास जी, मैं भगवान राम और माता सीता को प्रणाम करता हूं और अभी वाल्मीकि रामायण से रिलेटेड नेपाल और भारत के संपर्क के बारे में कुछ सुनाने जा रहा हूं। देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म नेपाल की भूमि जनकपुर में हुआ था। उनके पिताजी थे राजा जनक। राजा जनक, जिनका कि अष्टावक्र के साथ ज्ञान के बारे में बड़ा चर्चा हुआ था, और भारत के हर कोई भी बुक स्टॉल में आपको अष्टावक्र गीता भी मिलेगा। राजा जनक बहुत विद्वान राजा थे। तो जनकपुर में माता सीता का जन्म होता है, अर्थात भारत और नेपाल का रिश्ता अभी का नहीं, ये जो अनूठा रिश्ता है, ये जो सुंदर रिश्ता है, ये जो मिठास भरा रिश्ता है, यह त्रेता युग से भी पुराना है। ये केवल दोनों देशों का रिश्ता नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और सदैव पूजनीय माता सीता का ही रिश्ता है। तो इसको कैसे नकारा जा सकता है विकास जी? देखिए विकास जी, पवित्र हिमालय कहिए, उत्तुंग हिमालय कहिए, इस हिमालय से भी पुराना है नेपाल का इतिहास। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि काठमांडू घाटी कभी एक विशाल झील थी जिसे नागदह कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व मंजूश्री ने अपनी तलवार से पहाड़ काटकर इस झील का पानी बाहर निकाला और तब यह घाटी मानव बस्ती के योग्य बनी।
आधुनिक भूविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पहले वहां पे झील थी, अभी वहां पे जनवसति बसा हुआ है। जब हम नेपाल और भारत की रिश्ते की बात करते हैं तो अक्सर खाने का जिक्र जरूर आता है। आप हमें नेपाल और भारत के खाने पीने का समानता पर कोई रोचक किस्सा सुनाए जो शायद ही कम लोगों को पता हो। अगर कोई दोनों देशों के बीच में रिश्तों की बारे में बात करेंगे, फूड इज ए गुड कनेक्ट टू बाइंड देम टुगेदर। खाना खाद्य ऐसा चीज है जो कि दोनों देशों के बीच में समानताओं को देखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी कहिए, सिमिलरिटी कहिए, वो दर्शाता है। तो नेपाल और भारत के खाद्य परंपराओं में गहरी समानता है, वो मैंने देखा है, वो दिखाई देती है। जैसे देखिए, नेपाल में एक फूड आइटम है जिसका नाम है गुन्द्रुक और दूसरा है ढीडो। इसमें समानता देखेंगे कि दोनों देशों की जो फूड हैबिट है उसमें सिमिलरिटी कैसा है। देखिए, जो गुन्द्रुक है वो पत्तेदार सब्जियों के खमीर यानी कि फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंट करके उसको बनाया जाता है और उसमें खट्टापन आ जाती है और लंबी देर के लिए आप उसको रख सकते हैं और एक स्पेशल टेस्ट आती है, विशेष स्वाद आती है उसमें। इसका एग्जाम्पल आपको इंडिया में कैसे मिलेगा? नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा कि आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। आप उड़ीसा और बिहार चले जाएंगे तो आम को सुखा के वो बनाई जाती है। उड़ीसा में एक स्पेशल चीज है, जो मीठा आम होते हैं उसका छिलका को काट के उसको सुखाया जाता है, बाद में खाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट होते हैं। दाटी चंपई तो कहते हैं उसको, चंपई तो। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आंवले को जार में नमक मिर्च डाल के रखी जाती है, जो को सालों भर खाई जाती है। और यही चीज साउथ इंडिया में बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। अगर आप इंडिया में उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, आप देखेंगे कि पंजाब में सरसों का साग खाया जाता है और हिमाचल उत्तराखंड में खट्टा साग भी खाई जाती है उसको फर्मेंट करते हुए। पहले पत्तेदार सब्जियों और हल्के खटास होते हैं, गुन्द्रुक से एग्जैक्टली सिमिलर मिलता है। और यही चीज अगर आप साउथ इंडियन में जाएंगे तो आपको वहां पे खाद्य मिलेगा, एवियल कहते हैं उसको। और जो मिश्रित सब्जियों का उपयोग यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, उसके हिसाब से बनाया जाता है। आप केरला में जाइए, पुली किराई करके एक सामान मिलते हैं मार्केट में, जो कि कई सारे सब्जियों का एक कॉम्बिनेशन होती है। वो खट्टे स्वाद होती है और पत्तेदार सब्जी भी होती है। गुन्द्रुक जैसी हल्की खटास भी उसमें होती है। तो आप एक चीज देखिए, गुन्द्रुक और भारतीय व्यंजन दोनों में स्थानीय सब्जियां, उनका प्रिजर्वेशन, उसमें जो सॉरनेस आती है, जो टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, खट्टापन होता है, वो पारंपरिक स्वाद एग्जैक्टली सिमिलर है दोनों देश के बीच में। और घेड़ो और भारतीय समानता मैं बता देता हूं। घेड़ो मोटे अनाज यानी कि मिलेट से बना हुआ सादा लेकिन पौष्टिक व्यंजन होता है, और भारत में यही एग्जैक्टली आपको मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में बाजरे की रोटी, राजस्थान हरियाणा में मिलता है। आप पंजाब चले जाइए, मक्के की रोटी, यानी कि वही चीज है ना, एग्जैक्टली। माने देयर आर टू मच सिमिलरिटी बिटवीन द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस टू ब्यूटीफुल कंट्रीज। आप साउथ इंडियन में चले जाइए, आपको वहां पे रागी मुद्दे मिलेंगे। रागी मतलब जहां पे महाराष्ट्र में नाचनी कहते हैं, यूपी में मड़वा कहते हैं, बिहार में मड़वा कहते हैं, उड़ीसा में मांडिया कहते हैं, और इस तरफ कहेंगे तो फिंगर मिलेट कहते हैं। वो रागी से बना हुआ होता है रागी मुद्दे। खाने का तरीका ढीडो जैसा, इडली भी उसी तरह से है, इडली को भी फर्मेंटेशन करके ही बनाई जाती है। हल्का और सुपाच्य भोजन होता ही है। पूर्वी भारत में आप अगर चले जाएंगे, जो बिहार और यूपी साइड में, बलिया साइड में चले जाइए, तो सत्तू होती है। तो सत्तू भी तो वही चीज है ना, मोटे अनाज और ऊर्जा देने वाला भोजन। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा, ढीडो और भारतीय भोजन दोनों ही सरल, सस्ते, पौष्टिक और पारंपरिक होते हैं। नेपाल और भारत की खाद्य संस्कृति में गहरा संबंध है। चाहे वो गुन्द्रुक हो या ढीडो, दोनों देशों के व्यंजन यही दर्शाते हैं कि जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज की जाती है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, पारंपरिक ज्ञान कि भाई ये जो सब्जी है इसको सेव करो और उसको आगे काम आएगा। पोषण और सादगी दोनों के लिए होता है। और इन सब के माध्यम से भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी बन जाता है। और मैं और एक एग्जांपल देता हूं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी
जो सहजन का पेड़ होता है, मोरिंगा जिसको कहते हैं, उसका पत्तों का पाउडर को मिला के डेली 2 पराठा वो खाते हैं। और देखिए आज की उम्र में ही इज द वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर अराउंड द वर्ल्ड। तो यही चीजें हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी होती। नेपाल और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें एक खास नाम है कुमारी, जिसे जीवित देवी भी कहा जाता है। कुमारी कन्या को साक्षात देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। आप कुमारी के इतिहास और उनकी भूमिका के बारे में प्रकाश डालें। भारत और नेपाल के बीच में कुछ समानताएं की अगर बात करें, भारत में आप देखेंगे जब चैत्र नवरात्रि होती है या तो शारदीय नवरात्रि होती है, तो छोटे छोटे कन्याओं को, 9 कन्याओं को बुला के उन्हें घर में खाना खिलाया जाता है, उन्हें गिफ्ट दी जाती है, क्योंकि उन्हें देवी माँ की प्रतीक मानी जाती है। और भारत में असम के कामाख्या पीठ में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे माता कामाख्या के मंदिर में योनि की पूजा की जाती है, यानी कि योनि इज द सोर्स ऑफ द क्रिएशन, ये मान के पूजा की जाती है। एंड ऑफ कोर्स शक्ति से ही सब कुछ है, शिव के साथ शक्ति होती है तभी ये सृष्टि चलती है। उसी तरह काठमांडू में भी एक अनूठा परंपरा है भारत के साथ मेलजुल खाते हुए। जैसे काठमांडू के ऐतिहासिक क्षेत्र है काठमांडू दरबार स्क्वायर, अगर आप काठमांडू जाएंगे उसे दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है। नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है ये। यहाँ की सबसे विशेष और अनोखी परंपरा है कुमारी पूजा। कुमारी पूजा में एक छोटी बालिका को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। इस बालिका को कुमारी कहा जाता है और यह बालिका जो है देवी, इन्हें देवी दुर्गा की रूप मानी जाती है, जो उसको लोकल भाषा में तलेजु भी कहते हैं। कुमारी का चयन विशेष मानदंडों के आधार पर किया जाता है और जब तक वो बालिका पहली बार रजस्वला यानी कि प्यूबर्टी नहीं होती तब तक उन्हें देवी माना जाता है। काठमांडू दरबार स्क्वायर में स्थित कुमारी घर में कुमारी देवी रहती है। अब मेरा जब अभी काठमांडू गस्त हुआ था, मैं काठमांडू यात्रा में गया था, तो मैं कुमारी देवी का दर्शन किया था दरबार स्क्वायर में। विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर, जैसे कि वहां पे एक इंद्र यात्रा चलती है, वहां पे कुमारी को बाहर लाकर दर्शन कराया जाता है। लोग कुमारी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें देवी का साक्षात रूप मानते हैं। इतना भक्ति है कुमारी देवी के प्रति, क्योंकि उन्हें साक्षात माँ दुर्गा की रूप मानते हैं। अब अगर कहेंगे कि इसका महत्व क्या है, उसके 2 पहलू हैं। एक धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। जीवित देवी की परंपरा है, यानी कि विश्व की अनोखी परंपरा में से एक है जो कि खाली नेपाल में ही पाई जाती है, वो है जीवित देवी का। और यहाँ पे भी भारत में नवरात्रि के टाइम पे 9 कन्याओं को बुलाकर जो पूजा की जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है पकवान बना के और उन्हें गिफ्ट दी जाती है, वो भी वही परंपरा है। और राजा से क्या संबंध है? पहले नेपाल के जितने भी राजा रहे वो कुमारी से आशीर्वाद लिया करते थे और आशीर्वाद लेते थे। और हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं डेली, जहां पे देवी कुमारी देवी वहां उपस्थित रहती है। और यह स्थान नेपाल की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इट इज वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ नेपाल। नेपाल में अभी का राजनीतिक और पर्यटन यानी कि टूरिज्म की स्थिति क्या है? श्री बालेंद्र शाह जी की पार्टी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, वो नेपाल की संसद में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। सब मुझे जो लगता है कि करीब 1-2 सीट की कमी है, तो उनकी देश के अगला प्रधानमंत्री बनने के रूप में और नेतृत्व करने का संभावना सबसे ज्यादा है। मैं उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं। बालेंद्र शाह जी, आपको बहुत बहुत बधाई भारत की तरफ से, मेरे तरफ से। और जहां तक मुझे जानकारी है, बालेंद्र शाह जी खुद एक सिविल इंजीनियर हैं और उनका जो पीएचडी रिसर्च है वो टूरिज्म पर है। तो पोखरा एक ऐसे जगह है नेपाल की जो कि पर्यटन का केंद्र बिंदु या तो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। और मुझे जो लगता है कुछ ही दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि ही वांटेड टू डेवलप पोखरा एज ए वेरी गुड टूरिज्म प्लेस। तो उनकी बयान जल्दी ही आना चाहिए या आएगा, मुझे ये उम्मीद है। अभी जो ताजा समाचार मुझे मिलता है, अभी शाम को 6 बजे मैं एक न्यूज पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि श्रद्धेय बालेंद्र शाह जी को पवित्र राम नवमी के दिन अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाने की संभावना है। और राम नवमी के दिन को अगर आप याद करेंगे, भगवान राम ने अन्याय के ऊपर न्याय की जीत करने के बाद देश वापस लौटे थे। अगर उसी दिन बालेंद्र शाह जी का शपथ होता है
तो नेपाल में कुछ अच्छी चीज ही होने वाला है, ये सभी भारतवासियों को उम्मीद है और मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। एंड बालन शाह जी के बारे में ये कहूंगा, ही इज एजुकेटेड पर्सन, he is a civil engineer, he is a rapper, at the same time he is doing his PhD research on tourism. That means we the Indians are looking forward to have a very good sweet and recall of our sweet relationship that India and Nepal had shared in the past. दोनों देशों के बीच में जो मधुर संपर्क रहा है अतीत में, उस संपर्क की वापसी होगी और दोनों देशों के बीच में विभिन्नताओं में एकता, अनेकताओं में एकता का जो विश्वास रहा है, वो हम दोनों देशों की जनता जो जी रहे हैं उसकी फिर वापस होगी, ये मुझे बहुत उम्मीद है। फ्रॉम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, श्री बालन शाह। दोनों देश तो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो व्हाई नॉट टू recreate it again to have a beautiful, wonderful and memorable relationship. Thank you so much.